हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट और मेरा नाम है सचिन। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 12th की हिंदी से जो अभिव्यक्ति और माध्यम से जो आपका मिड टर्म एग्जाम का सिलेबस है उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। इतना आप देख के जाओगे तो आपका काम बन जाएगा। इसके अलावा आपको कोई बुक वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी जो भी आपको इंपॉर्टेंट बताया जाएगा इस वीडियो में। तो ये इंपॉर्टेंट वन शॉट वीडियो है अभिव्यक्ति और माध्यम की। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप आके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप सर्च मार के आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम पे। और इसके अलावा www.eklavyastudypoint.com हमारी वेबसाइट है, वहां पे भी आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अभिव्यक्ति और माध्यम के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, मेरे हिसाब से जो मेरे को लगता है वो ये है कि आपको यहाँ पे पहले ये देखना है कि जनसंचार के माध्यम कौन कौन से होते हैं। तो एक तो मुद्रित माध्यम होते हैं, यानी कि प्रिंट मीडिया होता है, आपका रेडियो होता है, टेलीविजन होता है, इंटरनेट होता है। मुद्रित का मतलब होता है कि जो आप प्रिंट करके पढ़ते हो, न्यूज़पेपर वगैरह हो गया, ठीक है। इसके अलावा रेडियो है जो कि आप सुनते हो, टीवी है आप देखते भी हो और सुनते भी हो, और इंटरनेट पे आप पढ़ भी सकते हो, सुन भी सकते हो और देख भी सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा अखबार में आप पढ़ते हो, रेडियो सुनते हो, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। लेकिन इंटरनेट ऐसी चीज है जहां पे आप तीनों चीजें एक साथ कर सकते हो, पढ़ भी सकते हो, सुन भी सकते हो, देख भी सकते हो। तो जनसंचार के आधुनिक माध्यम जो है उसमें से प्रिंट माध्यम सबसे पुराना है। और इसके अलावा प्रिंट माध्यम में क्या क्या आता है, समाचार और पत्र और पत्रिकाएं जो आपकी मैगजीन्स वगैरह होती हैं। प्रिंटिंग की स्टार्टिंग मानी जाती है चाइना में हुई थी। उसके बाद जर्मनी के अंदर गुटेनबर्ग ने छापा खाना जो है वो ढूंढा था, और छापे खाने के आविष्कार से और तेजी से ये प्रिंट वगैरह का थोड़ा सा बढ़ गया था ट्रेंड। और भारत में 1556 में अगर आप देखोगे, 1556 में सबसे पहले यहाँ पे छापा खाना स्टार्ट हुआ था, और इसको ईसाई लोगों ने खोला था अपने बाइबल वगैरह को छापने के लिए, ठीक है। जो ईसाई मिशनरी लोग होते हैं अपने धर्म के प्रचार की पुस्तकें छापने के लिए इसको खोला था। और आज प्रिंटिंग वगैरह सब कुछ कंप्यूटराइज्ड हो गई है, तो सब कुछ कंप्यूटर से होता है। और आगे है जो हमारा प्रिंट मटेरियल होता है, मुद्रित माध्यम होता है, उसकी कुछ कमियां भी होती हैं, उसके कुछ नुकसान भी होते हैं, उसके कुछ फायदे भी होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि इसके अंदर इसकी विशेषता, इसकी खूबी क्या है, तो देखो इसमें जो भी लिखा होता है वो स्थायी होता है, यानी कि आप इसको कभी भी पढ़ सकते हो। एक बार आपको समझ नहीं आता तो आप बार बार पढ़ सकते हो, दोबारा उसके बारे में चिंतन कर सकते हो, सोच विचार कर सकते हो। और इसके अलावा जटिल शब्द आने पर शब्दकोश का भी प्रयोग कर सकते हो। मान लो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, कोई टफ वर्ड आ गया तो आप उसको डिक्शनरी में सर्च कर सकते हो। इसके अलावा आप अपने अगर आपको सुबह मन कर रहा है अखबार पढ़ने का, आप सुबह पढ़ो, शाम को मन कर रहा है शाम को पढ़ो, जब आपका मन करता है तब आप पढ़ सकते हो। और इसके अलावा आप इसको लिखा हुआ अगर कुछ होगा तो वो सुरक्षित रहेगा। इसके अलावा इसकी कुछ कमियां भी होती हैं, जैसे कि जो अशिक्षित लोग होते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है, वो तो इसको भाई पढ़ ही नहीं सकते समाचार पत्र को। और टीवी और रेडियो की तरह इसमें तुरंत घटी घटनाएं नहीं आती, क्योंकि अखबार मान लो सुबह प्रिंट होके आपके पास आया है, जो पूरे दिन में घटनाएं घटेंगी वो लाइव तो आपको नहीं पता चलेंगी, अगले दिन के अखबार में पता चलेंगी। समाचार पत्र जो है वो 24 घंटे में एक बार, साप्ताहिक जो होता है वो सप्ताह में एक बार, मासिक भी होता है एक, वो महीने में एक बार प्रकाशित होता है। और इसके अलावा जो भी आप खबर समाचार में पत्र में जो आप पढ़ते हो उसकी एक डेडलाइन होती है, ठीक है, एक समय सीमा होती है, उसको छपवाना है अगर आपको कुछ भी न्यूज में, तो एक आपको लास्ट डेट दी जाती है, इस डेट से पहले पहले आपको अपनी खबर देनी होती है। और इसके अलावा अगर आपको मुद्रित माध्यम, अगर प्रिंट मीडिया है जैसे समाचार न्यूज़पेपर वगैरह है, उसमें कोई गलती हो गई है, अगर उसमें सुधार करना है तो आपको वेट करना पड़ेगा जब दोबारा वो अपडेट होके प्रिंट होगा उसके नए एडिशन तक, ठीक है। तो ये होता है, मान लो कोई राइटर ने बुक छापी है और उस बुक में कोई फैक्ट गलत लिख दिया, तो वो जब अगली बारी उसका नया एडिशन आएगा तो वो बुक एडिट होके आएगी, ठीक है। आगे है रेडियो। रेडियो जनसंचार का श्रव्य माध्यम है। श्रव्य का मतलब होता है जिसको आप सुन सकते हो, और इसमें आपको सब कुछ शब्द वगैरह सुनाई देते हैं। और एक रेखीय है ये, ठीक है, रेडियो में आप सुन सकते हो सिर्फ, ये एक रेखीय है, लीनियर माध्यम है। और रेडियो समाचार आप अगर देखोगे इसमें भी उल्टा पिरामिड शैली चलती है, ठीक है, जिसमें आप अगर देखोगे कि मतलब पहले इंपॉर्टेंट न्यूज़, फिर थोड़ी कम, फिर सबसे कम, ऐसे चलता है। और इसके अलावा 90% फीसदी समाचार या कहानियां इसी शैली में लिखी जाती हैं।
बट आप इसमें देखोगे एक दिक्कत है, अखबार को आप कभी भी पढ़ सकते हो जब मन करे, बट रेडियो में अगर कोई न्यूज निकल गई तो आप दोबारा नहीं उसको रिवाइंड करके सुन सकते। तो टेलीविजन के बारे में देखते हैं। टेलीविजन दृश्य श्रव्य माध्यम है, टीवी में आप देख भी सकते हो, सुन भी सकते हो, और टेलीविजन भी रेडियो की तरह एक रेखीय माध्यम है। और टीवी में आप जो है तस्वीरों को ज्यादा देखते हो, आपको ज्यादा विजुअल्स दिखाई देते हैं, घटना आपको दिख रही होती है। जो अखबार में और रेडियो में आप सुनते हो और पढ़ते हो वही घटनाएं आपको टीवी में होती हुई नजर आती हैं। और टीवी खबरों के कुछ चरण होते हैं, अलग अलग स्टेप्स में आपको टीवी वाले न्यूज दिखाते हैं। जैसे सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज आती है, फ्लैश न्यूज जिसको कहते हैं, फिर ड्राई एंकर आता है, फिर फोन इन आता है स्टेप, फिर एंकर विजुअल आता है, फिर एंकर की बाइट आती है, फिर लाइव आता है, फिर एंकर का पैकेज होता है। ये सबसे लास्ट में होता है जिसको पूरा एनालाइज करके घटना को दिखाया जाता है। ब्रेकिंग न्यूज में सबसे पहले ताजी जो भी न्यूज मिल रही होती है वो दिखाई जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये अलग अलग स्टेप्स होते हैं। अब इसके बाद है इसकी कुछ विशेषताएं। देखो, देखने व सुनने की सुविधा अच्छी होती है और आप लाइव तुरंत घटी घटनाओं की जानकारी देख पाते हो। काफी टीवी प्रभावशाली होता है। आज भी ज्यादातर लोग रेडियो और समाचार पत्र की जगह टीवी प्रेफर करते हैं, और समाचार पत्र जो है लगातार आप लाइव देख सकते हो। इसकी कुछ कमियां हैं, ठीक है। आपको भाषा शैली पर बहुत ज्यादा सावधानी रखनी होती है, बाइट का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, और कार्यक्रम का सीधा प्रसारण कभी कभी सामाजिक उत्तेजना को जन्म दे सकता है। यानी कि बहुत बारी क्या होता है, आप लाइव कर रहे हो, कोई असामाजिक तत्व आ गए, लाइव खराब भी कर सकते हैं आपकी, लाइव में आप कुछ गलत बोल गए तो दिक्कत हो सकती है। तो कुछ कमियां भी हैं। रेडियो और टेलीविजन समाचार की भाषा। अब देखो, भाषा जो है वो बहुत अच्छी सरल भाषा होनी चाहिए ताकि हर वर्ग के लोग, हर स्तर के लोग समझ सके। ये नहीं बहुत ज्यादा तुम इंटेलेक्चुअल भाषा यूज कर रहे हो, कोई समझ ही नहीं पा रहा। वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए, इजी होने चाहिए, सरल होने चाहिए, एक कनेक्टिविटी होनी चाहिए वर्ड्स में। जटिल शब्द या फिर सामसिक शब्द, मुहावरे, इतने ज्यादा शब्द भारी भरकम यूज करने से बचें। इजी और आसानी से जो समझ में आता है वही आप इसमें बोलें। अब अगर मैं इंटरनेट की बात करूं तो आपको पता है इंटरनेट पे न्यूज देख सकते हो, सुन सकते हो, पढ़ सकते हो, तीनों सुविधाएं एक साथ इंटरनेट आपको देता है। तो आज की डेट में दुनिया के लेवल पर इंटरनेट पत्रकारिता का तीसरा दौर चल रहा है। देखो, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं ना, यही एमसीक्यूज में भी आएगा, यही लॉन्ग क्वेश्चंस में भी आएगा। तो आप इसको एक वीडियो को देख लो, आपका पूरा काम बन जाएगा। भारत में दूसरा दौर चल रहा है, दुनिया भर में कौन सा चल रहा है? तीसरा दौर चल रहा है। भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का दूसरा दौर चल रहा है। पहला दौर 1993 से माना जाता है, दूसरा दौर 2003 से शुरू हुआ था। भारत में अगर आप देखोगे वेब पत्रकारिता, इंटरनेट पर अगर कोई पत्रकारिता करता है तो वो rediff.com, इंडिया इन्फोलाइन, सीफी जैसी कुछ साइटें हैं। इसके अलावा रिडिफ को भारत की पहली साइट कहा जा सकता है, और वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता करने का जो क्रेडिट जाता है वो तहलका.com को जाता है, ठीक है। सो ये कुछ पत्रकारिता वाली वेबसाइट्स हैं जो कि पत्रकारिता कर रही हैं, रिपोर्टिंग करती हैं ऑनलाइन इंटरनेट पे। और हिंदी में नेट पत्रकारिता वेब दुनिया के साथ स्टार्ट हुई थी, और इंदौर की नई दुनिया समूह से प्रारंभ हुआ। ये पोर्टल हिंदी का संपूर्ण पोर्टल है, यानी कि ये इंदौर से स्टार्ट हुआ था। जागरण, दैनिक जागरण, अमर उजाला, नई दुनिया, हिंदुस्तान, भास्कर, राजस्थान पत्रकारिता, राजस्थान पत्रिका, नवभारत टाइम्स, ये प्रभात अखबार, राष्ट्रीय सहारा, ये सब आपने देखा होगा न्यूज में, न्यूज़पेपर में। ये अब ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं, आपको पता ही होगा। और इसके अलावा एक ऐसी अखबार जो प्रिंट में नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन अवेलेबल है, वो है प्रभा साक्षी। ये बहुत बारी क्वेश्चन आता है कि वो कौन सी अखबार है जो प्रिंट में नहीं है बट ऑनलाइन है, तो वो प्रभा साक्षी है। और सबसे ज्यादा अच्छा जिसको माना जाता है सर्वश्रेष्ठ आज की डेट में, वो बीबीसी पत्रकारिता को माना जाता है। अब है पत्रकारीय लेखन और सृजनात्मक लेखन एक दूसरे से कैसे अलग हैं, इसमें अंतर बताओ। तो पत्रकारीय लेखन क्या होता है? ये जो घटनाएं घट रही होती हैं, मुद्दे घट रहे होते हैं, जो असली मुद्दे होते हैं, असली घटना होती है, उस पे ही होता है। और यह अनिवार्य रूप से तात्कालिक और पाठकों की रुचि और जरूरतों को ध्यान में रखकर किया जाता है। जो पत्रकार जो भी कुछ लिखते हैं वो देखते हैं तत्काल में क्या चल रहा होता है उस टाइम पे, और जो रीडर की जो इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग लिखते हैं। और सृजनात्मक में क्या होता है? क्रिएटिव राइटिंग। आप अपने मन से कुछ भी लिख सकते हो, आपको जो मन करे, आपको पूरी छूट होती है, आप लिख सकते हो। ये डिफरेंस है। पत्रकारिता का विकास जो होता है उसके अंदर एक मूल भाव होता है जिज्ञासा का। जिज्ञासा यानी कि आपको जानने की इच्छा होगी तभी आप पत्रकार अच्छे बन सकते हो। अच्छे लेखन की भाषा कैसी होनी चाहिए? सीधी, सरल और प्रभावी। आप सीधा स्पष्ट लिखो, ठीक है, सिंपल लिखो और इफेक्टिव लिखो। अच्छे लेखन के लिए आपको क्या चीजें ध्यान रखनी होती हैं? आप गूढ़ से गूढ़ विषय की प्रस्तुति सरल, सहज तरीके से, रोचक तरीके से करो। मुश्किल से मुश्किल जो टॉपिक है इजीली आप उसको प्रेजेंट करो।
और जो भी टॉपिक्स हैं अच्छे से फैक्ट को क्रॉस चेक करके फिर बताओ। आपका उद्देश्य क्लियर होना चाहिए, आप बताना क्या चाहते हो। पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं, जर्नलिस्ट आपके कितने प्रकार के होते हैं। एक तो पूर्णकालिक, मान लो कोई भी समाचार का संगठन है, इंडिया टुडे है, आज तक और आपका एबीपी न्यूज है, एनडीटीवी है, आप अगर किसी के लिए आप फुल टाइम काम कर रहे हो तो आप पूर्णकालिक कहलाओगे। अंशकालिक यानी कि आप निश्चित एक थोड़े पैसे लेकर और काम कर रहे हो, ठीक है, कुछ समय बाद छोड़ भी सकते हो। फ्रीलांसर तो ऐसा होता है जो किसी भी न्यूज एजेंसी के लिए काम कर सकता है, आज वो आज तक पे मिलेगा, कल न्यूज 24 पे मिलेगा, कभी आपको वो जी न्यूज पे मिलेगा, कभी एबीपी पे मिलेगा, कभी एनडीटीवी पे, कभी डीडी नेशनल पे। तो फ्रीलांसर वाले जो होते हैं वो सभी के लिए काम करते हैं। आगे है 6 ककार कौन से होते हैं। देखो समाचार में जो ना आपके कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 6 चीजें होती हैं, क्या, कौन, कहाँ, कब, कैसे, क्यों, ये चीजें होती हैं, 6 चीजें। कोई भी समाचार होगा तो उसमें पूछा जाएगा है क्या, कौन है उसमें, कहां पर वो चीज हो रही है, कब हो रही है, कैसे हुई, क्यों हुई। ये 6 चीजें आपकी बहुत जरूरी होती हैं जानना। और उल्टा पिरामिड शैली का मतलब ये होता है कि सबसे पहले न्यूज़पेपर में आप देखोगे तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात लिखी जाती है, फिर थोड़ी सी कम इंपॉर्टेंट बात आती है, फिर पैराग्राफ खत्म होते होते तक सबसे कम इंपॉर्टेंट बात। तो इसी को कहा जाता है उल्टा पिरामिड शैली। अब आगे है समाचार और फीचर में क्या डिफरेंस होता है। समाचार का मतलब होता है अपने रीडर को सूचना प्रदान करना, और फीचर एक ऐसी चीज है सुव्यवस्थित, सृजनात्मक, ये थोड़ी क्रिएटिव राइटिंग है, आप किसी भी टॉपिक पे कुछ भी लिख सकते हो। इसका उद्देश्य पाठकों को ताजी घटना से अवगत कराना होता है, कोई भी लेटेस्ट न्यूज हो वो समाचार का काम है। जबकि फीचर का मतलब होता है आपको मनोरंजन देना, आपको एजुकेट करना, आपको कुछ अच्छे अच्छे टॉपिक्स पर बताना जो कि लेटेस्ट नहीं भी हो सकते, ठीक है। मान लो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, या बच्चों के स्कूल बैग का बढ़ता बोझ, ऐसा कोई टॉपिक है, कोविड महामारी, ये ऐसे टॉपिक्स पे आप फीचर लिखते हो। इसकी शब्द सीमा होती है, समाचार पत्र की एक वर्ड लिमिट होती है, फीचर की शब्द सीमा नहीं होती। एक अच्छा फीचर 200 से 2000 वर्ड तक भी हो सकता है। समाचार के लिए आप देखोगे यहाँ पे आप कुछ भी मनगढ़ंत नहीं लिख सकते, आप कल्पना से नहीं लिख सकते, आपको रियल फैक्ट लिखने होते हैं समाचार में जो हुए हैं। जबकि फीचर में आप क्रिएटिव राइटिंग कर सकते हो, इमेजिनरी चीजें लिख सकते हो। समाचार में फोटो का होना जरूरी नहीं है, जबकि फीचर लेखन में फोटो का होना बहुत जरूरी है, ग्राफिक्स होंगे तभी आपका फीचर थोड़ा अच्छा दिखेगा। विशेष रिपोर्ट क्या होता है, तो समाचार पत्र और पत्रिकाओं के अंदर क्या होता है, गहरी छानबीन करके, एनालाइज करके और अच्छे से जो एक रिपोर्ट पेश की जाती है उसी को विशेष रिपोर्ट कहते हैं। 3-4 प्रकार होते हैं विशेष रिपोर्ट के। एक होती है खोजी रिपोर्ट। खोजी रिपोर्ट का मतलब होता है सूचनाओं को और तथ्यों को अच्छे से छानबीन करके जनता के सामने लाना जो पहले कभी वो न्यूज़ पब्लिक ना रही हो। इन डेप्थ रिपोर्ट का मतलब होता है सार्वजनिक रूप से जो भी आपके पास फैक्ट मौजूद हैं उन आंकड़ों को अच्छे से छानबीन करके अच्छी अच्छी चीजें उसकी बताना। विश्लेषणात्मक रिपोर्ट का मतलब है कोई भी घटना या समस्या से जुड़े तथ्यों को आप जब एनालाइज करके दिखाते हो, पूरा कंपैरिजन करके एनालाइज करके, वो विश्लेषणात्मक में आता है। विवरणात्मक रिपोर्ट में किसी भी समस्या को डिटेल्ड में जब आप एक्सप्लेन कर रहे हो तो वो इसमें आता है। अब ये संपादकीय क्या होता है, एडिटोरियल। ये कोई भी अखबार में, इसको अखबार की आवाज माना जाता है क्योंकि जो संपादक और उसके सहयोगी लोग होते हैं उनके ऊपर ये इसकी जिम्मेदारी होती है लिखने की, और इसलिए इसके नीचे किसी का नाम नहीं लिखा होता कि ये कौन लिख रहा है। संपादकीय जो एडिटोरियल होता है उससे ये पता चलता है कि किसी भी मुद्दे पर अखबार की क्या राय है। अब इसके बाद आता है कविता लेखन के लिए कुछ आवश्यक प्रमुख घटक बताओ। कविता लिखनी है तो क्या क्या चीजें आपको चाहिए होंगी। एक तो भाषा का सही ज्ञान होना चाहिए आपको, कविता में भाषा की बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू होती है। आप देखोगे भाषा से ही आप अपने भाव को बता सकते हो। दूसरा है शब्द विन्यास। शब्द जो होते हैं वो अच्छे, आप अगर देखोगे वर्ड शब्द आपके दोस्त होते हैं, शब्दों से खेलना आता है आपको तो आपकी कविता भी अच्छी लगेगी। आप कविता के अंदर इमोशंस के अकॉर्डिंग शब्द डालो। छंद विषयक बुनियादी जानकारी, छंद और ये आपको थोड़ी बहुत ग्रामेटिकल चीजें पता होनी चाहिए, आपकी लय होनी चाहिए कविता में, आप उसको गा सको, उसमें तुकबंदी होनी चाहिए, तभी आपकी कोई कविता पढ़ेगा। अनुभव और कल्पना का सामंजस्य, कभी कभी कविताओं में भाव विचार के साथ साथ आप अपनी कल्पना भी डाल सकते हो। कवि की कल्पना बहुत दूर तक होती है, तो आप देखोगे तो बहुत बहुत ऐसी बातें भी लिखते हैं जो कभी कभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी हो जाती हैं, तो उससे कविता अच्छी लगती है। सहज संप्रेषण शक्ति, कवि हमेशा ये याद रखता है कि अपने जो पाठक हैं उनको वो सहज, सरल, इजी भाषा में अपनी कविता को साधारण से साधारण करके पेश करें, और
भाव एवं विचार की अनुभूति। कविता भाव के अंदर भरी होती है। कविता के अंदर आप अपने भर भर के भाव, जो आपके भाव होते हैं, इमोशंस, आप अच्छे से लिखो, ठीक है। सामान्य व्यक्ति कविता की उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकता जहां कवि पहुंच जाता है। कहते हैं ना, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो ये वही बात हो गई कि भाई कवि बहुत ज्यादा अपने भाव विचार को लिख सकता है। आगे है, समय के बंधन का नाटक में क्या महत्व है। यानी कि टाइम की शॉर्टेज होना या लिमिटेड टाइम होना नाटक में क्यों जरूरी होता है। तो देखो, नाटककार को समय के बंधन का बहुत ध्यान रखना होता है, क्योंकि नाटक उसी के अकॉर्डिंग लिखा जाता है कि कितने मिनट पे, कितने सेकंड पर किस कैरेक्टर की एंट्री होगी, कौन क्या बोलेगा, किसका डायलॉग कितने मिनट पर स्टार्ट होगा। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नाटक जो है, आप अगर इसको देखोगे, नाटककार चाहे अपनी किसी भूतकालीन रचना को ले या किसी अन्य लेखक की रचना को, चाहे वह भविष्यकाल की हो, वो दोनों परिस्थितियों में नाटक का मंचन वर्तमान काल में ही करेगा। नाटक हमेशा प्रेजेंट में चलता है, जो आप लाइव देख रहे होते हो। तो इसलिए नाटक में हमेशा से ही वर्तमान काल में इसको लिखा जाता है, क्योंकि नाटक का कभी भी मंचन हो वह वर्तमान काल में ही होता है, या नाटक जो भी चलता है। तो इसीलिए नाटक के जो हैं 3 अंक होते हैं, 3 पार्ट में नाटक को डिवाइड किया जाता है, प्ले को, प्रारंभ, मध्य और समापन। तो इन्हीं को ध्यान रखते हुए सभी का टाइम डिवाइड होता है। भाई प्रारंभ, इंट्रोडक्शन कितने मिनट का होगा, कितने घंटे का है। मध्य जो मिडेवल जो टाइम होगा वो कितने मिनट्स का होगा। एंडिंग इसकी कितनी होगी। तो इसलिए समय बहुत जरूरी होता है। अब है, आलेख या फीचर लिखने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आप कोई भी टॉपिक पर, जैसे आप निबंध लिखते थे, वैसे ही अब एक फीचर वाला वर्ड आ गया है। आप क्रिएटिव राइटिंग कहते हो इसको, किसी टॉपिक पे आ सकती है, ठीक है। दिवाली के ऊपर, प्रदूषण के ऊपर, नदी को साफ रखने के ऊपर, ठीक है, तो स्वच्छता के ऊपर। आलेख जो है वो बहुत सरल हो, बहुत भाव से भरा हुआ हो, नई नई जिज्ञासा, मतलब लोग आपको पढ़ के आपके फीचर को ये कहें कि भाई ये क्वेश्चन खड़ा करें, ये ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, है ना। और आपके विचार ज्यादा से ज्यादा हो। किसी बात को बार बार रिपीट मत करो, उसमें एक बात लिख दी तो दोबारा उसको बार बार रिपीट ना करो। और थोड़ा सा ताजगी युक्त, कुछ फ्रेश होना चाहिए, कुछ अपडेटेड टॉपिक, नया टॉपिक होना चाहिए। और ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, मतलब ज्यादा वर्ड लिमिट का ध्यान रखें थोड़ा। 200 से 500 तक बहुत होता है। आप 1000-2000 वर्ड लिमिट में अपना फीचर या आलेख ना लिखें। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। यही इस पूरे मतलब जो वीडियो का टॉपिक था। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो फीडबैक जरूर देना कमेंट बॉक्स में। वीडियो लाइक कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।